नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की कहानी है एक बेटी की जो अपने माँ बाप की लाडली थी, एक पत्नी की जिसने प्रेम से अपने घर को बसाया, एक माँ की जिसकी गोद में खिलखिलाता एक मासूम बचपन था, और एक प्रेमिका की जिसका पहला प्यार ही उसकी आंखों के सामने छीन लिया गया। उसने सब कुछ खो दिया, उसका बचपन का प्रेमी और पति को मार दिया गया, यहां तक कि उसके 2 साल के मासूम बेटे तक को नहीं छोड़ा गया। वो पूरी तरह बिखर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने आंसू नहीं, हिम्मत ओढ़ी और खड़ी हो गई अपने पति और बेटे के कातिलों से न्याय लेने के लिए। तो आइए साथियों, चलिए इस दर्दनाक सफर पर, जहां दर्द की राख से जन्म लेती है एक नारी की ज्वाला। अंजलि, अरे ओ अंजलि, अब क्या रात को भी खेलेगी? चल अंदर आ। अंजलि की मां श्यामा उसे डांटते हुए बोली। आती हूं अम्मा, बस थोड़ी देर और खेल लूं, अंजलि ने बड़ी लापरवाही से कहा। फिर खेलने में लग गई। सुनते ही श्यामा का गुस्सा भड़क उठा और वह इधर उधर देखने लगी। फिर पास में पड़ी एक डंडी पर नजर पड़ी तो उसे उठाकर अंजलि की ओर भागी। रुक, तुझे बताती हूं। मां को डंडी लेकर आता देख अंजलि झट से भागकर घर के अंदर छुप गई। श्यामा घर के अंदर आते ही अपने पति शंकर से बोली, कहां छुपी है तुम्हारी लाडली? अरे काहे पीछे पड़ी रहती हो हमेशा उसके? यही कहीं होगी, अभी आ जाएगी। कहते हुए शंकर ने तिरछी निगाहों से चारपाई के नीचे छुपी बेटी को देखा और फिर धीरे से मुंह घुमा लिया, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। अरे मैं कहती हूं 12 साल की हो गई है, अब क्या दिन भर बच्चों के साथ ऐसे ही खेलती रहेगी? कुछ घर का काम नहीं सीखना क्या? और ऊपर से उस देवेश के साथ दिन भर घूमती है। कल को उसी के साथ ब्याह होने वाला है इसका, जरा भी लाज शर्म तो है नहीं। अरे तो क्या करोगी, बच्ची है, उसे इतनी क्या समझ है? अंजलि अपने मां बाप की इकलौती बेटी है। शादी के तकरीबन 10 वर्ष तक श्यामा की गोद खाली थी। जाने कितने पूजा पाठ किए, कितने दूर दूर के मंदिरों के दर्शन किए। आखिरकार ईश्वर को उस पर दया आ गई और 10 वर्ष के बाद उसे एक बेटी हुई। बच्ची इतनी सुंदर थी मानो किसी देवी का अवतार हो। उसे देखकर गांव भर के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। श्यामा और शंकर ने गरीब होने के बाद भी बच्ची के पैदा होने की खुशी में अपने सारे रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया। अपनी खुशी सबके साथ बांटी। जैसे तैसे अंजलि बड़ी होती गई। वह और भी सुंदर दिखती थी। अंजलि की मां तो उस पर जरा सख्ती भी करती, पर उसके पिता शंकर तो उसे बहुत दुलार में रखते थे। अंजलि के जन्म के बाद ही शंकर ने अपने बचपन के दोस्त गोविंद के बेटे देवेश के साथ उसका ब्याह तय कर दिया था। गोविंद के एक लड़का और 3 लड़कियां थीं। अंजलि और देवेश दोनों 5वीं कक्षा तक साथ ही पढ़ते थे, पर अंजलि की मां ने साफ कह दिया कि अब इसके बाद वह बेटी को नहीं पढ़ाएगी। उसके हिसाब से लड़कियों के लिए इससे ज्यादा पढ़ना ठीक ना था। पर देवेश गांव की 8वीं तक के स्कूल में आगे की पढ़ाई कर रहा था। अंजलि और देवेश दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। अंजलि जिस गांव में रहती थी वह बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। गांव में एक सरकारी स्कूल और एक सरकारी अस्पताल के अलावा और कुछ भी ना था। गांव के पास से ही एक नदी गुजरती थी। गांव के लोग उसी नदी में नहाते और वहीं से अपने कामकाज के लिए पानी भरते थे। गांव के कुछ संपन्न लोगों के घर में कुएं भी बने हुए थे। एक कुआं ऐसा भी था जो पूरे गांव के लिए ही था, जिससे कोई भी पानी पीने का पानी ले सकता था। शंकर खेती बाड़ी करके ही घर चलाता था। गोविंद और शंकर के खेत आसपास ही थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की मुसीबतों में यथासंभव मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। श्यामा की डांट के बाद भी अगले दिन अंजलि फिर ऐसे ही खेलने निकल पड़ी। वह और देवेश दोनों गन्ने के खेत में गन्ने चुरा कर खा रहे थे। तभी सामने से विक्रम अपने 2 चमचों के साथ आता दिखा। विक्रम गांव के रसूखदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का बेटा था। उसने रईसजादे जैसे महंगे कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसके दोनों साथी साधारण कपड़ों में थे। विक्रम 15 वर्ष का था, मगर उसकी मां उसे ऐसे लाड़ दुलार करके रखती मानो वह अभी गोद का छोटा बच्चा हो। उसके 2 दोस्त बलिया और बबलू हमेशा उसके साथ ही रहते। ये दोनों गरीब घर के थे।
विक्रम की मां की हिदायत थी कि वे हमेशा उसके बेटे के साथ ही रहें, उसे किसी तरह की तकलीफ ना होने दें। बदले में वे दोनों वक्त का खाना विक्रम के घर पर ही खाते और उनका ज्यादातर समय विक्रम के साथ ही बीतता था। विक्रम को सामने से आता देख अंजलि और देवेश भागने लगे, क्योंकि यह खेत विक्रम का ही था। तभी विक्रम चिल्लाया, अरे रुक रुक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसकी बात सुन दोनों रुक गए। फिर विक्रम अंजलि के पास आकर बोला, क्यों रे अंजलि, मुझे देखकर भागती क्यों है? मैं क्या तुझे काट खाऊंगा? अब से नहीं तोड़ूंगी गन्ने, अब की माफ कर दो। अंजलि बड़ी मासूमियत से डरते हुए बोली, अरे तुझसे कौन कुछ कह रहा है, एक क्या तू 10 गन्ने ले ले। फिर उसके नजदीक आकर बोला, बड़ी प्यारी दिखती है रे तू। विक्रम को ऐसे बोलता देख अंजलि डरने लगी और घर जाने के लिए मुड़ी। तभी विक्रम फिर बोला, जा तोड़ ले, जितने गन्ने तोड़ने हो। मगर उसकी बात को अनसुना कर अंजलि देवेश का हाथ पकड़कर वहां से दौड़कर भाग गई। विक्रम और उसके दोस्त अंजलि और देवेश को भागते देख जोर जोर से हंसने लगे। अरे मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती है अंजलि? विक्रम हंसते हुए बोला। कुछ सालों बाद अंजलि अब 18 वर्ष की हो गई थी। अब तो वह इतनी खूबसूरत हो गई थी जैसे पूर्णिमा का चांद खूबसूरत दिखता है। अंजलि जिधर निकलती गांव भर के लड़कों की आंखें उधर ही उठती थीं। लेकिन अंजलि की खूबसूरत आंखें तो बस किसी एक को ही ढूंढती थीं, और वह था उसका बचपन का साथी देवेश। देवेश भी अब एक सुंदर नौजवान हो चुका था। वह ज्यादातर समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करने में लगा रहता था। उसकी 2 बहनों का ब्याह हो गया था और एक तीसरी बहन राधिका का ब्याह भी तय हो रहा था। अब अंजलि और देवेश का बचपन बीत चुका था। पहले तो दोनों दिन भर साथ घूमते थे, मगर अब कभी कभार ही मुलाकात होती थी, वह भी ज्यादातर चोरी से ही। अंजलि की मां श्यामा हमेशा कहती थी, ज्यादा देवेश से ना मिलाकर, नहीं तो गांव भर के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। ब्याह के बाद वहां जाना तो जितना मन हो बातें करना। श्यामा की बातें सुन अंजलि हां में सिर हिला देती। देवेश की छोटी बहन राधिका अंजलि की अच्छी सहेली थी। जब से राधिका की बड़ी बहनों पारुल और मंजू का ब्याह हुआ था, तब से राधिका ज्यादातर समय अंजलि के साथ ही बिताया करती थी। इधर विक्रम 7 साल पहले ही शहर अपनी मौसी के घर रहने चला गया था। वह वहीं रहकर पढ़ाई करता था। अब वह कॉलेज में पढ़ने लगा था और कभी कभार छुट्टियों में गांव आता रहता। विक्रम जब भी छुट्टियों में गांव आता तो उसकी आंखें अंजलि को ही ढूंढती थीं। एक दिन श्यामा ने शंकर से कहा, क्यों जी, यह गोविंद भैया से कहो कि ब्याह का दिन तय करें। तुझे तो पता है जब तक राधिका का ब्याह नहीं होता तब तक वह देवेश और अंजलि के ब्याह का दिन नहीं रखेंगे। वाह जी, यह भी खूब रही। कब से यही सुनती आ रही हूं। अपनी जवान बिटिया की तो बड़ी चिंता है, और हमारे घर में भी जवान बेटी है तो हमें चिंता नहीं होती क्या? जाने कब ब्याह होगा राधिका का, तब तक क्या हमारी अंजलि कुंवारी बैठी रहेगी? तो क्या करें, बेचारा परेशान तो है इतना। 2-4 जगह बात भी कर रखी है। अब देखो, भगवान ने चाहा तो इस साल राधिका का ब्याह हो जाएगा, फिर अगले महीने तक अंजलि और देवेश का ब्याह भी कर देंगे। अंजलि रसोई में बैठी यह बातें सुन रही थी। अपने और देवेश के ब्याह की बात सुनते ही उसका चेहरा खिल उठता था। वह जल्दी से जल्दी बस देवेश से मिलकर उसे यह सब बताना चाहती थी। झट से रसोई का काम खत्म कर मां से बोली, अम्मा, मैं जरा राधिका से मिलकर आऊं। अब क्या तू उसके घर पर मिलने जाएगी? अरे नहीं, मैं गोलू से कहकर उसे बुलवा लेती हूं। हां, लेकिन खुद अब ना चली जाना वहां। अब तो ब्याह होने वाला है तेरा, नहीं तो गांव भर के लोग हंसेंगे हम पर। नहीं, जब से तूने मना किया है तब से मैंने उसके घर पर जाना छोड़ दिया है। अब मैं जाऊं? चल जा, पर जल्दी आ जाना, श्यामा बोली। अंजलि भागी भागी देवेश के खेत पर पहुंची। उस समय गोविंद खेत पर नहीं था। अंजलि को पता था कि गोविंद सुबह शाम ही खेत पर आता है, नहीं तो ज्यादातर देवेश ही खेत की देखरेख करता था। देवेश अपने खेत पर काम करने वाले संदीप को कुछ समझा रहा था। तभी अचानक संदीप की नजर अंजलि पर पड़ी तो हंसकर बोला, जाओ भैया, आ गई तुम्हारी दुल्हनिया। अब बाद में बताना जो बता रहे थे, और कहकर खेतों में काम करने में लग गया। अंजलि को सामने देख
देवेश एक पल तो उसे निहारता रह गया। गुलाबी रंग के सलवार कुर्ते में अंजलि बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर वह आगे से पूछा, आज इधर कैसे दर्शन दे दिए? क्यों, मैं क्या आती नहीं तुमसे मिलने? कितना मिलने आती हो सब पता है। 4 दिन हो गए हैं, मुंह नहीं देखा तुम्हारा। तो ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखना भी तो जरूरी है। अंजलि शरारत से हंसी करते हुए बोली, तो जाओ, अभी भी चली जाओ, मैं सब्र कर लूंगा। देवेश गुस्से से नजर फेरते हुए बोला, चली जाऊं? अंजलि ने तेज धूप की ओर देखा और फिर अपने सिर को दुपट्टे से ढकती हुई आगे बढ़ने लगी। वह भी जानती थी कि अभी तो देवेश पीछे से रोकेगा ही, बस नाटक कर रही थी। तभी देवेश ने कहा, अरे रुक तो अंजलि, क्या सच में चल दी तू? और क्या, तू झूठ बोल रहा था, ज्यादा बन मत। तुझे नहीं पता कि मैं सच में बोल रहा हूं या झूठ में? मैंने तो सच ही जाना, तभी जाने लगी। अंजलि मासूम सा चेहरा बनाती हुई बोली, अब इतने इतने दिन पर मिलने आएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। सच्ची? कहते हुए अंजलि ने उसकी आंखों में देखा तो देवेश का गुस्सा भी गायब हो गया और वह हंस दिया। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। अंजलि ने उसे बताया कि अगले साल जेठ के महीने तक उन दोनों का भी ब्याह हो जाएगा। तो देवेश भी बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर बाद सामने से गोविंद आता दिखा तो अंजलि वहां से भागी। चलती हूं, चाचा आ रहे हैं। और तब जाकर उसे यह भी याद आया कि उसकी मां ने उसे घर जल्दी आने को कहा था। मां की डांट की याद आते ही वह तेजी से घर की ओर दौड़ी। थोड़ा आगे बढ़ी तो भागती हुई अंजलि अचानक किसी से जा टकराई। घबराकर उसने सामने देखा तो उसके सामने विक्रम खड़ा मुस्कुरा रहा था। विक्रम को सामने देखकर अंजलि की आंखें एक तरह से फट गईं। तभी विक्रम ने बबलू की ओर देखकर कहा, अबे ओ बबलू, आज के बाद जब मैं सुबह सोकर उठूं तो रोज तू ही अपना चेहरा दिखाना। अब ऐसा क्यों विक्रम भैया? क्या बताएं, सुबह सुबह आज तुम्हारा ही मुंह देखे थे। हमको लगा कि हमारा तो पूरा दिन बेकार जाएगा। सच कहूं तो मन ही मन सोचकर गाली दी तुमको, मगर आज का दिन तो बहुत अच्छा निकला बे। आज हम अंजलि से टकरा गए, विक्रम ने कहा। तो उसके दोनों चमचे हंसने लगे। अंजलि की भवें गुस्से से तन गईं। वह विक्रम के किनारे से आगे जाने को बढ़ी। तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों अंजलि, इतना नाराज क्यों रहती हो मुझसे? हमारा हाथ छोड़ दो छोटे ठाकुर, हमको घर जाना है। अरे तो हम कौन सा तुम्हें घर जाने से रोक रहे हैं? बस 2 मिनट रुककर हमसे बातें कर लो, फिर चली जाना। हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे, अंजलि गुस्से से बोली। बाप रे, इतना गुस्सा? पर एक बात कहूं, गुस्से में तो तू और भी ज्यादा सुंदर दिखती है। विक्रम उसे गौर से देखता हुआ बोला। तो अंजलि ने विक्रम का हाथ झटक दिया और वह दौड़ती हुई वहां से चली गई। विक्रम फिर हंसकर बोला, बचपन की आदत गई नहीं अंजलि की, अभी भी मुझे देखकर वैसे ही डरती है। विक्रम जब घर पहुंचा तो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। बबलू और बलिया को भी अपने घर भेज दिया। विक्रम की मां कमला ने जब अपने लाडले बेटे को ऐसे चुपचाप लेटे देखा तो उसके पास आकर उसका माथा सहलाते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसे उदास होकर क्यों लेटा है? विक्रम कुछ न बोला और दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। अरे बता तो, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा पढ़ने, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अरे लेकिन अभी तो तेरी कॉलेज की पढ़ाई बची है। तो बची रहने दो, मेरा वैसे भी पढ़ने में दिल नहीं लगता। वह तो बाबूजी जबरदस्ती भेजते हैं तो मैं चला जाता हूं पढ़ने। वहां मौसी भी जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहती है। चल ठीक है, मत जाना। हमेशा की तरह कमला बेटे की हर जिद के आगे ऐसे ही नतमस्तक हो जाती थी और किसी न किसी तरह अपने पति से भी विक्रम की हर बात मनवा लेती थी। सच तो यह था कि विक्रम शहर में पढ़ता कम और बेकार के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता ज्यादा। सिगरेट, शराब सब पीता। वहां पर तो उसे कोई देखने वाला भी ना था। पढ़ाई में तो उसे कभी कोई दिलचस्पी रही नहीं। अम्मा, एक बात पूछूं, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं। तो तुम मेरी हर बात मानोगी? विक्रम मां की गोद में सिर रखकर उसे मनाता हुआ बोला। तो क्या आज तक मैं तेरी बात नहीं मानती हूं? तेरे लिए तो कितनी बार मैं तेरे बाबूजी से भी लड़ाई कर बैठती हूं। तू कहकर तो देख,
अम्मा, मेरी शादी अंजलि से करवा दो। अंजलि? वह शंकर की बेटी? कमला एकदम से चौंक गई। हाय राम, तेरा दिमाग घूम गया है क्या? कमला अपना माथा पीटते हुए बोली, उस भिखारी के घर में तेरा ब्याह करूंगी? ना हमारी जात बिरादरी की, ना हमारी बराबरी की। तूने सोचा कैसे? कमला की बातों का विक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। वह बराबर एक ही जिद पकड़े रहा कि उसे अंजलि से ही शादी करनी है। आखिरकार जब विक्रम ने मर जाने की धमकी दी, तब मजबूर होकर कमला ने उसकी बात मान ली। उसने वादा किया कि मौका देखकर वह विक्रम के पिता से इस बारे में बात करेगी। इधर अंजलि जब घर पहुंची तो उसकी मां श्यामा घर के बाहर ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आ गई मेरी बच्ची, श्यामा ने ऐसे कहा मानो उसकी जुबान से शहद टपक रहा हो। हां मां, मिलकर आई राधिका से? हां। अच्छा, अंदर चल, कुछ खा ले, और तेरी एक सहेली आई है, उससे भी मिल ले। अच्छा, कौन है मां? जाकर अंदर देख तो, श्यामा बड़े प्यार से बोली। अंजलि ने घर में अंदर जाकर देखा तो राधिका मजे से बैठी चने खा रही थी। उसे देखते ही अंजलि के होश उड़ गए। फिर डर कर पीछे मुड़कर देखा तो श्यामा एक छड़ी लेकर खड़ी थी। फिर अंजलि की तरफ बढ़ी। अभी बताती हूं तुझे। इतना मना किया, लेकिन फिर से गई थी ना देवेश से मिलने। फिर छड़ी लेकर अंजलि के पीछे दौड़ रही थी और अंजलि इधर उधर भागती फिर रही थी। राधिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह सिर्फ बीच बचाव करने में ही लगी थी। तब तक शंकर भी आ गया और हमेशा की तरह अंजलि को बचा लिया। उल्टा शंकर ने श्यामा को ही डांटा। जवान बेटी हो गई है, कल को ब्याह करके चली जाएगी तो सबसे ज्यादा तू ही उसकी शैतानियां याद करके रोएगी। उसकी बात पर श्यामा मुंह फुलाकर बैठ गई और अंजलि और राधिका उसे मनाने में जुट गईं। इधर विक्रम ने अपनी मां को परेशान करके रखा था कि अब वह उसके पिता से विक्रम और अंजलि की शादी के विषय में बात करें। आखिरकार हार मानकर कमला जी अपने पति से इस बारे में बात करने गई। कमला की हिम्मत ना हो रही थी कि वह सीधे सीधे यह बात पति से कहे। पहले तो वह इधर उधर की बातें करती रही। उसने नौकरों को भी आसपास से हटा दिया। उसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने अंजलि और विक्रम की शादी के विषय में बात की। यह सुनते ही धर्मपाल ठाकुर एकदम भड़क उठा। कमला ने जब विक्रम की मर्जी बताई तो गुस्से में धर्मपाल ठाकुर बोले, तुम दोनों मां बेटे पागल तो नहीं हो गए हो? पता भी है क्या कह रही हो? मैंने तो अपने बेटे की शादी के इतने बड़े बड़े सपने सजाए हैं और तुम उस शंकर के घर रिश्ता तय करने की बात करती हो। तो क्या बेटे को मर जाने दूं? हां, बड़ा आया मरने वाला। ऐसी कौन सी स्वर्ग की अप्सरा है शंकर की बेटी जो उसके पीछे जान देने को तुला है? अब जो भी है, पर उसकी बातों को अनदेखा तो नहीं कर सकते। भगवान ना करे उल्टा सीधा कर लेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम दोनों मिलकर मुझे ही मार दो। यह रोज के नाटक से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। और यह जो तू मुझे मनाने बैठी है, तुझे खबर भी है शंकर की बेटी का ब्याह गोविंद के बेटे से तय हो चुका है। सारा गांव जानता है यह बात। तय ही तो हुआ है, ब्याह तो नहीं हुआ है। अरे मैं कहती हूं, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। आखिरकार धर्मपाल सिंह को पत्नी और बेटे के आगे मजबूर होना ही पड़ा और उन्होंने जल्दी ही शंकर से बात करने का वादा किया। तब जाकर कहीं कमला के दिल को ठंडक पड़ी। अगले दिन धर्मपाल ठाकुर ने शंकर को अपने घर पर मिलने को बुलाया। धर्मपाल ने शंकर को कई तरह से विक्रम और अंजलि की शादी के लिए मनाने की कोशिश की, मगर शंकर वादे का पक्का इंसान था। वह अपने दोस्त गोविंद को धोखा नहीं दे सकता था। फिर शंकर यह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अंजलि और देवेश भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। धर्मपाल ठाकुर ने उसे तमाम तरह के लालच भी देने की कोशिश की। सोच लो शंकर, हमारे घर में अंजलि आएगी तो रानी की तरह रहेगी। घर में इतने नौकर लगे हैं कि उसे एक काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद के घर जाकर क्या मिलेगा तुम्हारी बिटिया को? वही एक झोपड़ी का मकान, और यहां तो इस आलिशान मकान की मालकिन हो जाएगी। सुख सुविधा की कोई कमी ना रहेगी। आप ठीक कहते हैं मालिक, मगर अब वह वचन दे दिया तो दे दिया। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज ना होता। हो सके तो माफ कर दीजिएगा, शंकर हाथ जोड़ते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। विक्रम दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था।
गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थीं। घर पहुंचकर शंकर ने श्यामा से सारी बात बताई तो श्यामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े घर के लोग और हमारे घर से रिश्ता क्यों करना चाहते हैं, तो क्या तुम मना कर आए? कैसी बातें करती है, मना नहीं करता तो और क्या करता? तुझे नहीं पता कि सालों पहले मैं गोविंद को वचन दे चुका हूं, अंजलि और देवेश के लिए। हां, वही तो मुसीबत है, जाने किस घड़ी में यह वचन दे दिया। आज तक तो तूने ऐसा कभी नहीं कहा, और आज बड़े घर में रिश्ता होने की बात पता चली तो तेरे तेवर ही बदल गए, शंकर ने चिढ़कर कहा। श्यामा इस समय शांत हो गई, मगर उसके मन में एक आंधी सी आ चुकी थी। अंजलि ने भी शंकर की सारी बातें सुनी। वह तो पहले ही विक्रम की खराब नीयत को समझती थी, पर अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। धर्मपाल ठाकुर ने कमला को सारी बातें बता दी। देखो, मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब मैं उसके सबके पैर तो नहीं पकड़ सकता। बाद में कमला ने विक्रम को समझाने की कोशिश की। बेटा, भूल जा उस अंजलि को, मैं इससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढकर तेरा ब्याह करूंगी। नहीं अम्मा, शादी तो मैं अंजलि से ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विक्रम अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। उसकी बातें सुनकर कमला डर गई। उसने विक्रम को बहुत समझाया, बेटा कोई उल्टा सीधा काम ना करना, मगर विक्रम कहां किसी की सुनने वाला था। अगले दिन विक्रम बलिया और बबलू के साथ सीधे गोविंद के खेत पर पहुंचा। उस समय खेत पर गोविंद और संदीप ही थे। देवेश खेतों के लिए बीज वगैरह लेने शहर गया हुआ था। विक्रम ने गोविंद को बुलाकर सीधे कह दिया कि वह शंकर के घर से रिश्ता खत्म कर ले, नहीं तो उसका बड़ा बुरा अंजाम होगा। गोविंद को अचानक से कुछ समझ ना आया। आपसे क्या वास्ता है छोटे ठाकुर, हमारा शंकर के घर से कुछ भी संबंध हो, वह तो मेरे बचपन का साथी है और मेरा होने वाला रिश्तेदार भी। तो वही समझा रहा हूं तुझे, यह रिश्तेदारी तो तू भूल जा। अंजलि से तो मेरी शादी होगी। यह आप क्या कह रहे हैं, आपकी शादी? पर अंजलि तो मेरी होने वाली बहू है, यह तो सबको पता है। उसका और देवेश का रिश्ता तो उनके बचपन से ही तय है। हां, पर अब बचपन तो रह नहीं गया, अब सब बड़े हो गए हैं, तो अब पुरानी बातों को तुम भी भूल जाओ, तभी अच्छा है, नहीं तो बड़ा बुरा अंजाम भुगतना होगा। कहकर विक्रम अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। गोविंद को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी सोच में मगन संदीप को खेतों का ध्यान रखने के लिए कहकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि वह इस बात को देवेश को बताए या ना बताए, क्योंकि वह देवेश के गुस्से को भी जानता था। कहीं सब कुछ जानकर वह गुस्से में विक्रम से लड़ाई ना कर बैठे। गोविंद जब घर पहुंचा तो वह बहुत शांत था। तभी शंकर उससे मिलने आया। क्या बात है भाई, क्या तबीयत ठीक नहीं? अभी राधिका घर आई थी, उसने बताया कि तू आज खेतों से बहुत जल्दी आ गया और तब से बिना कुछ खाए पिए ही लेटा है। गोविंद शंकर से कुछ बताना चाहता था, तभी उसकी पत्नी माया आकर गोविंद से हाल चाल पूछने लगी। फिर गोविंद की ओर देखकर कहा, अरे बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? मैं तो कब से पूछ पूछ कर हार गई। कहा ना कुछ नहीं, तू जाकर खाना बना। माया रसोई में चली गई तो फिर गोविंद शंकर को लेकर घर के बाहर आ गया। दोनों टहलते हुए नदी की ओर निकल आए और वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। गोविंद ने शंकर से विक्रम की सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर शंकर हैरान हो गया। इतना मना करने के बाद भी ये लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं? शंकर गुस्से से बोला, क्या मतलब है? क्या तुझसे भी कुछ कहा था? हां। फिर शंकर ने उसे ठाकुर धर्मपाल सिंह की सारी बातें बताईं। गोविंद ने शंकर से कहा, देवेश के आगे कुछ ना बोलना, क्या पता जाकर लड़ाई झगड़ा मोल ले और एक बवाल और हो। मुझे तो लगता है कि अब अंजलि और देवेश का ब्याह जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। तू क्या कहता है? मुझे भी यही सही लगता है। वैसे राधिका तो देवेश से छोटी ही है, पर लड़की जात को ज्यादा दिन घर बैठाना ठीक नहीं है। यही सोचकर पहले उसी का ब्याह करना ही मैंने ठीक समझा था, मगर अब लगता है पहले देवेश और अंजलि का ही ब्याह करना होगा। नहीं, तू राधिका के लिए जल्दी कोई रिश्ता देख। अगर तूने यही सोचा था तो पहले उसी का ब्याह कर। एक जगह बात बन गई है, बस आगे की बात करके शादी का दिन रखवा देता हूं।
अब कल से मैं जोर शोर से इसी काम में लग जाऊंगा, गोविंद बोला। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों वापस अपने अपने घर लौट गए। देवेश जब शहर से सामान लेकर लौट कर आया तो माया ने उसे गोविंद के बारे में बताया। आज पता नहीं तेरे बापू को क्या हुआ है जो खेतों से भी जल्दी आ गए। वह तब से बिना कुछ खाए पिए उदास बैठे हैं। अभी शंकर भैया आए थे तो उनके साथ बाहर निकले हैं। तूने पूछा नहीं क्या बात है? अरे बहुत बार पूछा पर कुछ बताया ही नहीं। तभी गोविंद को आता देख दोनों शांत हो गए। उसी दिन आधी रात को शंकर का पड़ोसी उसका दरवाजा पीट रहा था। शंकर ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो उसने कहा, तू यहां सोया पड़ा है और वहां तेरे दोस्त गोविंद के खेत में किसी ने आग लगा दी। क्या कह रहा है? हां, सच कह रहा हूं, उसके सारे खेत जल रहे हैं। गोविंद तो बेचारा पागल सा हो गया, जाकर देख। शंकर तुरंत दौड़ता हुआ भागा। श्यामा और अंजलि भी जाग चुकी थीं और यह जानकर वे दोनों भी बहुत परेशान हो गईं। अम्मा, यह सब किसने किया होगा? अंजलि ने घबराकर श्यामा से पूछा। अब क्या पता बिटिया, हमको तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा, श्यामा सिर पीटते हुए बोली। शंकर जब गोविंद के खेत पर पहुंचा तो देखा चारों तरफ आग की लपटें छाई हुई थीं। गोविंद तो बेचारा चिल्लाए जा रहा था। देवेश और गांव के दूसरे लोग पानी लाकर खेतों में डाल रहे थे, पर अब यह आग बुझने वाली कहां थी। आखिरकार सारे खेत जलकर राख हो गए। यहां तक कि गोविंद के खेतों के आसपास के खेतों तक भी आग पहुंच गई थी। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। अगले दिन जब शंकर और श्यामा गोविंद के घर सांत्वना देने पहुंचे तो गोविंद और माया बहुत रो रहे थे। कल तक तो गोविंद ने सारी बातें छुपा रखी थी, मगर आज उसने गुस्से में सब बक दिया। मुझे पता है यह सब किसने किया है, यह उसी विक्रम की हरकत है। उसकी बात पर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे, पर शंकर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह मन ही मन कल रात में ही समझ गया था कि यह विक्रम की ही हरकत है। यह क्या कह रहे हो? वह भला क्यों आग लगाने लगे हमारे खेतों पर? माया ने आश्चर्य से कहा। मैं सही कह रहा हूं, यह उसी कमीने की हरकत है। बापू, विक्रम भला हमारे खेतों में आग क्यों लगाने लगा? देवेश ने भी हैरानी से पूछा। क्योंकि उसकी नीयत खराब है, गोविंद ने कहा और फिर सबके सामने सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनकर देवेश एकदम भड़क गया, मगर किसी तरह से शंकर ने समझा बुझाकर शांत किया। देवेश थाने में रिपोर्ट करने की जिद करने लगा। वह विक्रम को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। संदीप ने भी बताया था कि उसने आग लगने के थोड़ी देर पहले विक्रम और उसके दोनों साथियों को गोविंद के खेत की ओर जाते देखा था। आखिरकार सब रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए, मगर वहां पर इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इन्हीं लोगों को डांट डपट कर वापस भगा दिया गया। देवेश समझ गया कि पुलिस वाले धर्मपाल ठाकुर का बेटा होने के नाते विक्रम के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले। सब वापस घर लौट आए, पर देवेश शांत रहने वाला नहीं था। उसने गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और दोबारा से थाने पहुंचा तो मजबूरी में वहां पर विक्रम के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। कुछ सिपाही धर्मपाल ठाकुर के घर पहुंचे। धर्मपाल ठाकुर को तो यह बात पता चल गई थी कि किसी ने गोविंद के खेत में आग लगा दी है, मगर उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह काम विक्रम ने किया होगा। धर्मपाल ठाकुर को जब यह पता लगा कि यह विक्रम की हरकत है तो वह भी उसके ऊपर भड़क गए। किसी तरह से बात को संभालते हुए उन्होंने पुलिस वालों को वहां से भेज दिया और फिर विक्रम के कमरे की ओर बढ़े। धर्मपाल ठाकुर विक्रम के कमरे में पहुंचते ही उसके ऊपर बरस पड़े। पहले तो विक्रम बराबर इस बात को नकार रहा था कि उसने यह सब कुछ नहीं किया है, मगर धर्मपाल ठाकुर के कड़े तेवरों के आगे उसे सच्चाई माननी ही पड़ी। कमला भी पति की आवाज सुनकर वहां आ गई। घर के नौकर भी इकट्ठे हो गए, जिनको कमला ने उसी समय डांट कर वहां से भगा दिया। धर्मपाल ठाकुर गुस्से में कमला से बोले, इसे फिर शहर इसकी मौसी के घर ही भेज दो, अपनी आगे की पढ़ाई करे और फिलहाल वहीं रहे। यहां गांव में रहने की अभी कोई जरूरत नहीं है। पर बाबूजी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है, विक्रम डरते डरते बोला। यहीं रहेगा तो फिर जेल में ही जाएगा। उससे अच्छा है कि अभी यहां से निकल और अब वहीं अपनी पढ़ाई जारी रख। तब तक मैं यहां पर मामले को ठंडा करने की कोशिश करता हूं। आखिरकार विक्रम को पिता की बात माननी पड़ी।
अगले दिन सुबह ही वह शहर के लिए निकल गया। विक्रम के जाने के बाद धर्मपाल ठाकुर ने बात को रफा दफा करने की बहुत कोशिश की। वह खुद गोविंद और गांव वालों से मिलने आए और विक्रम की तरफ से बहुत माफी मांगी, साथ ही पूरा हर्जाना देने को भी तैयार थे। किसी तरह से मामला ठंडा हुआ और धर्मपाल ठाकुर ने पूरा हर्जाना गोविंद को दिया। कुछ दिनों बाद जब यह मामला शांत हो गया तो गोविंद ने तेजी से दौड़ भाग करके राधिका की शादी का दिन भी तय कर लिया। जल्दी ही राधिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। राधिका की शादी होते ही गोविंद और शंकर ने तुरंत देवेश और अंजलि की शादी का दिन भी तय कर दिया। शादी का दिन तय होने से अंजलि और देवेश बहुत खुश हुए। श्यामा ने अंजलि से कहा, देख बिटिया, 1 महीने बाद तेरा ब्याह का दिन तय हो गया है। तब तक देवेश से बिल्कुल भी ना मिलना, ना ही अब सहेलियों के साथ गांव में इधर उधर घूमने की जरूरत है। पर अंजलि के लिए तो 1 महीना 1 साल के बराबर था। वह फिर किसी तरह अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने जाने के बहाने देवेश से मिलने पहुंच गई। अब तो खुश है ना? अब तो ब्याह की तारीख भी पड़ गई 1 महीने बाद। अब यह छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देवेश बोला। मैं तो पहले भी खुश ही थी, मैं कब दुखी थी? अंजलि ने देवेश को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो कहीं इस ब्याह से तेरी खुशी फीकी तो नहीं पड़ गई? देवेश भी हंसी करता हुआ बोला। सच कहता हूं अंजलि, सालों बाद हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। कब से मैं तुझे अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। देवेश फिर संजीदा होता हुआ बोला। अंजलि की सहेलियां जो उसके साथ आई थीं, वे थोड़ी दूरी पर खड़ी थीं। वे देवेश और अंजलि को देखकर बस आपस में हंसी ठिठोली ही कर रही थीं। उन्हें हंसता देखकर अंजलि को शर्म आ रही थी। उसने कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूं। देखो वे सब कैसे हंस रही हैं। अब कब मिलोगी? देवेश ने पूछा। ब्याह के बाद, अंजलि हंसते हुए बोली। उसमें तो अभी 1 महीना है, तो क्या तब तक नहीं मिलेगी? हां, अम्मा ने कहा है कि ब्याह से पहले मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिलूं, समझे? अंजलि जाते जाते बोलती जा रही थी। फिर वह तेजी से अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। श्यामा इस शादी से बहुत खुश नहीं थी। हालांकि पहले श्यामा को कोई ऐतराज ना था, मगर अब कहीं ना कहीं उसके मन में विक्रम का रिश्ता ही घूमता था। वह यही सोचती कि वहां पर शादी होती तो मेरी बेटी राज करती, पर शंकर, अंजलि और बाकी सबके सामने उसकी चलने वाली नहीं थी। इसीलिए वह चुप बैठी रही। कुछ ही दिनों में देवेश और अंजलि की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। उस घटना के बाद से विक्रम शहर से नहीं लौटा। धर्मपाल ठाकुर ने उसे गांव आने की इजाजत ही नहीं दी। देवेश की बहनें शादी के कुछ दिनों बाद तक यहीं पर रहीं। तीनों अंजलि के आसपास ही लगी रहती। अंजलि को भाभी के रूप में पाकर तीनों बहुत खुश थीं। माया भी बचपन से ही अंजलि को बेटी की तरह चाहती थी। वह भी बहुत खुश थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ महीनों बाद अंजलि मां बनने वाली थी। देवेश बहुत खुश था। माया और गोविंद को जब यह पता चला तो वे खुशी से झूम उठे। घर में सालों बाद कोई छोटा बच्चा आने वाला था। कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर सी बेटा को जन्म दिया। माया ने तो खूब गाना बजाना किया। उसने शंकर और श्यामा को भी बुलाया और अपनी तीनों बेटियों को भी बुलाया। तीनों बेटियां अपनी सहेलियों के साथ ढोलक पर खूब नाची। खूब गाना बजाना हुआ और सबको मिठाई बांटी गई। बड़े प्यार से माया ने बच्चे का नाम आदित्य रखा था। धीरे धीरे आदित्य 2 साल का हो गया था। गोविंद तो दिन भर बच्चे को पीठ पर बैठाकर घूमता रहता था। वह रोज शाम को उसे घुमाते हुए एक बार शंकर के घर जरूर ले जाता। शंकर और गोविंद दोनों उसके साथ खेलते। श्यामा को भी बच्चे से बहुत स्नेह था। एक दिन हमेशा की तरह खेतों पर जाने से पहले देवेश नदी में नहाने गया। उस समय नदी पर 1-2 लोग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत सुबह का वक्त था। नहाते समय अचानक देवेश को महसूस हुआ कि कोई उसके पैर नीचे की ओर खींच रहा है। वह घबराकर पैरों को ऊपर खींचने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे 2-3 लोग उसे नदी में खींचे ले जा रहे हैं। वह छटपटा रहा था, पर कितनी भी कोशिश कर ले वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर देवेश को गए हुए जब बहुत देर हो गई तो अंजलि ने माया से कहा, अम्मा, इनको गए हुए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं लौटे।
बड़ी चिंता हो रही है। क्यों जी? जाओ जरा देख कर तो आओ। सही बात है, रोज तो वह कब का आ जाता था, पर आज बड़ी देर हो गई। माया भी परेशान होती हुई गोविंद से बोली। उसके बाद गोविंद तुरंत देवेश को देखने के लिए निकल पड़ा। गोविंद जब नदी पर पहुंचा तो वहां पर देवेश कहीं नजर नहीं आया। गोविंद ने कई लोगों से पूछा जो वहां आसपास दिख रहे थे, तो एक दो लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले देवेश को नदी की ओर जाते देखा था। उसे ज्यादा कोई कुछ ना बता सका। गोविंद को लगा कि कहीं देवेश घर आने की बजाय सीधे खेत तो नहीं निकल गया, और वह खेतों की ओर उसे देखने चला गया। खेत पहुंचकर भी जब देवेश कहीं नहीं दिखा तो गोविंद को चिंता होनी शुरू हो गई। गोविंद ने आसपास के लोगों से भी पूछा, पर कुछ पता ना चला। गोविंद को परेशान देख लोग उसके साथ इकट्ठे होकर देवेश को ढूंढने लगे। धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग देवेश को ढूंढने में लग गए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह सलाह दी कि अब नदी के अंदर भी एक बार देखना चाहिए। उनकी बात सुनकर गोविंद एकदम घबरा गया। शंकर भी अब गोविंद के साथ देवेश को ढूंढने में लगा था। वह बराबर गोविंद को दिलासा देता रहा, मगर अब नदी में ढूंढने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। आखिरकार गांव के कुछ तैराकी में माहिर लोगों को नदी में उतारा गया। बहुत देर तक तो कुछ पता ना चला, मगर तभी एक लड़का चिल्लाया, यहां पर कोई पड़ा है। सुनते ही गोविंद का दिल धक से रह गया। फिर सभी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। तभी कोई चिल्लाया, यह तो देवेश है, सांसें बंद हो चुकी हैं अब इसकी। सुनते ही गोविंद दौड़ कर आया। वह देवेश को देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। शंकर उसे संभालने में लग गया। शंकर के ऊपर भी तो पहाड़ टूट पड़ा था। जान से प्यारी बेटी का सुहाग उजड़ गया। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। पूरे गांव में तूफान सा आ गया था। देवेश की लाश को लेकर सब जब घर पहुंचे तो अंजलि और माया उसे देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अंजलि तो देवेश के पास बैठी पागलों की तरह रोए जा रही थी। उसे इस समय किसी का भी ख्याल नहीं था। देवेश का साल भर का बेटा अपने पिता के पास बैठा खेल रहा था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि आज उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। चारों तरफ गम का माहौल पसरा था। लेकिन भाई, देवेश तो हमेशा ही नदी पर नहाने जाता था। गांव का कोई बच्चा नहीं जो नदी में कभी नहाने ना जाए। देवेश को तो तैरना भी आता था। फिर यह सब कैसे हुआ? गांव के एक आदमी ने गोविंद से पूछा। पता नहीं, हमारी तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता। साल भर का था, तब से उसे नदी लेकर जाया करता था। ना कोई आंधी आई, ना कोई तूफान। फिर यह हुआ कैसे, समझ में नहीं आता। कहते हुए गोविंद फिर से फूट फूट कर रोने लगा। देवेश की मौत की खबर पाते ही उसकी बहनें भी भागकर गांव पहुंची। तीनों बहनों का रो रोकर बुरा हाल था। कई दिनों तक घर में रोना पीटना मचा रहा। इस दौरान शंकर और श्यामा बराबर अंजलि के घर पर आते जाते रहते। शंकर और श्यामा भी इस दुख से टूट चुके थे। जवान बेटी विधवा हो गई थी। यह उनके लिए बहुत बड़े गम की बात थी। देवेश को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव भर के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। सभी लोग अंजलि को अपशगुनी कहने लगे। माया जब भी घर से बाहर निकलती तो सब औरतें बातों बातों में उसे भड़काने लगीं। तेरी बहू के पांव सही नहीं थे, उसका भाग्य खराब था, तभी तो तेरे बेटे की जान चली गई। सबकी बातों में आकर माया का बर्ताव अंजलि के साथ बहुत बदल गया था। अब वह अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार अंजलि को ही समझने लगी थी। अंजलि की नंदें भी अब उसके साथ पहले की तरह प्रेम से नहीं रहती। बात बात पर उसका अपमान करने लगी थीं। कुछ दिनों बाद उसकी नंदें तो अपने अपने घर चली गईं, मगर माया का बुरा बर्ताव अंजलि के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। गोविंद ने कई बार माया को समझाने की कोशिश की, पर वह उल्टा पति को ही अंजलि के खिलाफ भड़काने लगती थी। अंजलि तो देवेश के गम में पागल हो रही थी। देवेश उसका बचपन का प्यार था। वह दिन रात देवेश को याद करके रोती रहती थी। ऊपर से माया उसके साथ प्रेम बनाने के बजाय उल्टा उसे ही दोषी बना रही थी। एक दिन ऐसे ही माया अंजलि को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी शंकर वहां पहुंच गया। उसने अपने कानों से सब कुछ सुना। उसने माया से उसी समय कहा, भाभी, मेरी बेटी को यह सब क्यों सुना रही हो? उसने क्या गलती की है? माया अभी तक तो शंकर का लिहाज करती थी, मगर अब जब बात सामने की हो गई थी तो वह भी चुप ना रही।
उसने तुरंत पलटकर कहा, तो और किसे सुनाऊं? मनहूस है ये, जाने कौन सी घड़ी में इस अभागी को ब्याह कर अपने घर में लाई थी। अरे मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम लोगों के घर में रिश्ता ना करती। ऐसा ना कहो भाभी, मेरी बेटी अभागिन नहीं है। कहते हुए शंकर की आंखों में आंसू आ गए। तो अपने साथ ले जाओ इसे, पता नहीं इस एक के कारण हम लोगों के साथ और क्या क्या बुरा होना बचा है, माया ने चिल्लाकर कहा। शंकर से अपनी बेटी का यह हाल देखा ना गया। आखिरकार उसने सोच लिया कि अब मैं अंजलि को इस घर में नहीं रहने दूंगा और इसे वापस अपने साथ ले जाऊंगा। शंकर ने अंजलि से कहा कि वह यहां से चले। अब उसे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंजलि के साथ माया यही चाहती थी। पर अंजलि जाने को तैयार नहीं हुई। शंकर अपने घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर जब उसने श्यामा से सारी बातें बताईं तो श्यामा एकदम से भड़क गई। श्यामा ने पहले भी गांव के कुछ लोगों से यह बात सुन रखी थी कि माया का व्यवहार अंजलि के साथ अच्छा नहीं, मगर अब तो शंकर ने आंखों देखी बात बताई तो श्यामा एक पल को भी ना रुकी। उसी समय श्यामा शंकर के साथ अंजलि को लेने पहुंच गई। अंजलि ने फिर मना किया, पर माया ने उसे चले जाने को कहा। इस बात पर श्यामा और माया में बहुत कहा सुनी भी हो गई। श्यामा अंजलि को लेकर वहां से आ गई। अंजलि के जाने का माया को कोई दुख नहीं था। हां, आदित्य के जाने का दुख जरूर था, मगर वह अंजलि से छुटकारा पाने के लिए आदित्य से दूर होना भी बर्दाश्त कर सकती थी। गोविंद को जब यह सारी बात पता चली तो वह भागा भागा शंकर के घर आया। गोविंद ने श्यामा और शंकर से माया की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर गोविंद ने भी खुद ही कह दिया कि अंजलि का यहां रहना ही ठीक है, क्योंकि वह हर दिन अंजलि की दुर्दशा देखने को मजबूर था। कम से कम अंजलि यहां रहेगी तो उसे माया के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि जो सास उसे मां की तरह प्यार देती थी वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी, उसे अपने घर से ही निकाल देगी। फिर दिन भर हंसने बोलने वाली अंजलि अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। उसके अंदर जीने की इच्छा मर चुकी थी। पर सभी लोग उससे यही कहते कि आदित्य का मुंह देखकर जियो, तुम्हारे पास यही एक सहारा है। इसी दौरान विक्रम गांव वापस आ गया था। पहले तो धर्मपाल ठाकुर उसे वापस नहीं बुलाना चाहते थे, मगर बेटे के प्यार में मजबूर मां ने फिर से किसी तरह धर्मपाल ठाकुर को इस बात के लिए मना लिया कि विक्रम गांव वापस आ जाए। आखिरकार उन्होंने विक्रम को आने की इजाजत दे दी, मगर अब जब विक्रम लौटा तो बहुत ही बदल चुका था। वह अब पहले की तरह घमंडी नहीं रह गया था। गांव में हर किसी की मदद करता और धर्मपाल ठाकुर के खेतों पर जाकर वहां काम देखने लगा। एक दिन श्यामा की तबीयत ठीक नहीं थी। शंकर भी घर पर नहीं था। अंजलि पीने का पानी लेने गई थी। अंजलि जैसे ही पानी भरकर मुड़ी तो सामने विक्रम खड़ा दिखा। अंजलि ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और जाने को आगे बढ़ी। तभी विक्रम ने उसे रोककर पूछा, कैसी हो अंजलि? अंजलि कुछ ना बोली और फिर आगे बढ़ी। सुनो तो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं अंजलि। मैंने बहुत बड़ा गलत किया था देवेश के खेतों में आग लगाकर। सच कह रहा हूं अंजलि, बड़ा पछतावा है मुझे। देवेश की मौत का सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अंजलि के चेहरे पर कोई भाव न था, पर विक्रम बोले जा रहा था, मुझे तेरा यह हाल देखकर बड़ा दुख होता है। इतनी सी उम्र में विधवा हो गई। सुना है तेरी सास ने भी तुझे घर से निकाल दिया। कैसे बिताएगी अब पूरा जीवन? अब की बार अंजलि के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया था। उसने घूर कर विक्रम की ओर देखा और कहा, बिता लूंगी अपना पूरा जीवन, पर आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? मेरे पास मेरा बेटा है, उसी के सहारे जीवन बिता लूंगी। कहकर अंजलि आगे बढ़ गई। विक्रम उसे दूर तक जाते देखता रहा। विक्रम ने एक बार फिर घर में वही सारी बातें करनी शुरू कर दी। वह अपनी मां से फिर अंजलि से शादी करवाने की जिद करने लगा। कमला तो उसकी बातें सुनकर खुद ही गुस्से में आ गई। क्या लड़कियों की कमी पड़ गई है जो तू उस विधवा से ब्याह करेगा? गांव भर के लोग उसे अभागी कहते हैं। पर अम्मा, तुम तो जानती ही हो कि मैं अंजलि से पहले से ही शादी करना चाहता था। उसके पीछे ही मुझे यह गांव भी छोड़ना पड़ा। आज जब तकदीर ने मुझे फिर से मौका दिया है तो तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रही हो? और क्या एक विधवा की शादी नहीं हो सकती? शहर में तो लोग ऐसा नहीं सोचते। पर कमला कहीं से भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी।
यह शहर नहीं है, गांव है बेटा। और चल, अगर एक बार को तेरी बात मान भी लूं तो भी उसका एक बेटा भी है। तो क्या एक बच्चे की मां को मैं अपनी बहू बनाकर लाऊंगी? तेरे पिताजी कभी मानेंगे इस बात को? उन्हें पता भी नहीं चला कि कब से धर्मपाल ठाकुर दरवाजे के पास खड़े यह सब सुन रहे थे। अचानक वह अंदर आकर बोले, बोलो, मैंने तुम्हें शादी के लिए कितनी लड़कियों की फोटो भिजवाई थी, पर तुमने किसी को पसंद नहीं किया। अब जल्दी से किसी को पसंद करो तो तुम्हारी शादी करके यह सब तमाशा खत्म करें। कहकर धर्मपाल ठाकुर वहां से चले गए। विक्रम उनके सामने तो कुछ ना बोल पाया, मगर उनके जाते ही कमला से बोला, अम्मा, मैं शादी करूंगा तो अंजलि से, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहूंगा। कमला ने उसकी बातें सुन अपना माथा पीट लिया। तभी बलिया और बबलू विक्रम से मिलने आए तो वह उनसे बात करने चला गया। तभी एक दिन अंजलि रसोई में खाना बना रही थी और आदित्य कमरे में बैठा कुछ खिलौनों से खेल रहा था। खेतों की कटाई का काम चल रहा था, इसीलिए श्यामा भी शंकर के साथ खेतों पर ही कटाई के काम में लगी थी। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि रसोई से निकली तो उसने देखा आदित्य कहीं नहीं दिख रहा था। अंजलि उसे घर में ना पाकर एकदम परेशान हो गई और वह चारों तरफ उसे ढूंढने लगी। अंजलि ने आदित्य को बहुत ढूंढा और कई लोगों से पूछा, पर कोई कुछ भी ना बता सका। उस समय शाम का अंधेरा हो चुका था, शायद इसीलिए किसी ने कुछ नहीं देखा था। अंजलि भागती हुई खेतों की ओर शंकर और श्यामा को यह बताने के लिए जा रही थी। तभी सामने से विक्रम आता दिखा। क्या बात है अंजलि, ऐसे भागी कहां जा रही हो? अंजलि कुछ ना बोली। तभी बबलू ने कहा, अरे आपको पता नहीं विक्रम भैया, अंजलि का बेटा कहीं खो गया है, उसी को ढूंढ रही है। उसकी बात सुन विक्रम ने उसे मारना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया भैया, हमको क्यों मार रहे हो? बबलू घबरा कर बोला। साले, इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रहा है? चलो अंजलि, मैं भी ढूंढता हूं तुम्हारे बेटे को। विक्रम हमदर्दी जताता हुआ बोला। अंजलि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। अंजलि ने जब शंकर और श्यामा से यह बात बताई तो वह दोनों भी काम छोड़कर बच्चे को ढूंढने में लग गए। आसपास के खेतों में लगे लोगों ने भी जब यह सुना तो वह भी बच्चे को ढूंढने में लग गए। विक्रम भी सब लोगों के साथ बच्चे को ढूंढने में ऐसे लग गया मानो वह उसका कितना सगा हो। दुख में जो साथ दे वही अपना लगता है। इसीलिए शंकर ने भी विक्रम से कुछ ना कहा। काफी खोजबीन हुई मगर बच्चे का कोई पता ना चला। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। श्यामा और उसके घर के आस पड़ोस की कुछ औरतें अंजलि को ढांढस बंधाने में लगी थीं। उधर माया ने फिर अंजलि को गालियां देनी शुरू कर दी। अभागिन, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मेरे आदित्य को भी। मेरा आदित्य जाने कहां चला गया, एक बच्चे तक को ना संभाल पाई, मनहूस, और न जाने क्या क्या अंजलि के लिए कहती रही। गोविंद तो बस परेशान होकर बच्चे को ढूंढने में ही लगा था। सुबह तक बच्चे का कोई पता न चला। हार कर लोगों ने गांव की नदी और जितने भी कुएं थे उनके अंदर भी देखना शुरू कर दिया। चाहे ठाकुर हो या गांव के एक दो बड़े लोगों के घर के घेरे के अंदर का कुआं था या फिर गांव का सार्वजनिक कुआं, सब जगह बच्चे को ढूंढ लिया गया मगर कहीं कुछ पता न चला। आदित्य को गुम हुए कई दिन हो गए। अंजलि अब एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसके जीवन में अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। इसी बीच शंकर के परिवार का दुख बांटने के बहाने अक्सर ही विक्रम उसके घर पर आने लगा। शंकर तो विक्रम को पसंद नहीं करता था मगर श्यामा उसे बड़ा मान देती थी। कभी कभी श्यामा और शंकर दोनों ही खेत में काम के लिए गए रहते और अंजलि घर में अकेली रहती तो विक्रम किसी भी बहाने आता। वह अंजलि से बात करने की बहुत कोशिश करता पर अंजलि उससे कभी बात ही नहीं करती। अंजलि सीधे उसे यह कहकर वापस कर देती कि अम्मा और बापू घर पर नहीं है। फिर भी विक्रम अंजलि से बहाने से बातें करने की कोशिश करता था। इधर गांव में जाने कौन विक्रम और अंजलि के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगा था। एक चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती और वही हुआ। अंजलि की बड़ी बदनामी शुरू हो गई थी। पहले पति गया, फिर बेटा गुम हो गया, अब मान सम्मान भी नहीं बचा। शंकर और श्यामा के कानों में भी जब यह बात पड़ी
तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस तरीके से कौन यह सब बातें फैला रहा है। शंकर ने एक दिन विक्रम से हाथ जोड़कर कहा, अब आप हमारे घर ना आया करें, क्योंकि गांव के लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। तभी विक्रम ने मौका देखकर शंकर और श्यामा के आगे अपने मन की बात कह दी कि वह अंजलि के दुख से बड़ा दुखी है और अंजलि से शादी करके उसका जीवन संवारना चाहता है। यह सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगा, पर तभी श्यामा ने विक्रम से कहा, पर बेटा, अंजलि एक विधवा है और तुम्हारे घर वाले अंजलि को नहीं अपनाएंगे। श्यामा की बात सुनकर शंकर उसे डांटता हुआ बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि यह ब्याह हो सकता है? तो इसमें गलत क्या है चाचा? तुम ही सोचो, इस तरह से अंजलि कैसे अपना पूरा जीवन बिताएगी? आज तो चलो तुम और चाची हो, पर कल को जब तुम लोग नहीं होंगे तो कौन उसका सहारा होगा? ना पति है ना बच्चा। विक्रम शंकर को समझाता हुआ बोला। श्यामा ने भी उसकी हां में हां मिलाकर कहा, सही तो है जी, हमारी बेटी की जो ये बदनामी हो रही है, ऐसे में अगर विक्रम बाबू उससे ब्याह कर लें तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी अंजलि को कुछ बोल सकेगा। दोनों ने मिलकर शंकर को इतना समझाया कि शंकर को भी उनकी बात सोचने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि उस समय शंकर ने विक्रम को वहां से जाने को कह दिया। विक्रम के जाने के बाद श्यामा और शंकर के मन में दिन रात विक्रम की ही बातें घूम रही थीं। श्यामा तो इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार थी, मगर शंकर ने हां नहीं की थी। श्यामा शंकर को बराबर समझाती रहती, सुनो जी, क्या गलत कहता है वह? हमारी बेटी दिन रात दुख में पड़ी रहती है, उसका दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता। अगर विक्रम से अंजलि का ब्याह हो जाए तो अंजलि फिर से एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। हां, पर गांव वाले, तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी बेटी की खुशी नहीं दिखती? गांव वालों की बातें दिख रही हैं। आखिरकार श्यामा के बार बार समझाने पर शंकर ने हां कह दी। शंकर ने श्यामा से कहा कि मैं तो विक्रम और अंजलि के ब्याह को तैयार हो भी जाऊं, पर क्या अंजलि यह ब्याह करने को मानेगी? उस बात पर श्यामा भी सोच में पड़ गई। श्यामा ने जब अंजलि से विक्रम के इरादे के बारे में बताया तो अंजलि को मां के ऊपर ही गुस्सा आने लगा। अम्मा, तुमने यह बात पूछी भी कैसे? मैं मर जाऊंगी, पर विक्रम या किसी के साथ भी ब्याह नहीं करने वाली। पर बिटिया, कैसे इतना लंबा जीवन बिताएगी? फिर यह भी तो देख कि अकेली औरत के ऊपर उंगली उठाते लोगों को वक्त नहीं लगता। अभी तेरे और विक्रम को लेकर ही गांव में कैसी कैसी बातें फैल रही हैं। यह ब्याह हो जाए तो फिर कोई तुझ पर उंगली नहीं उठा पाएगा। अम्मा, क्या मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूं? अंजलि ने अपनी सूनी आंखों से मां को एकटक निहारते हुए पूछा। नहीं बिटिया, ऐसा कभी ना सोचना। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी तो मैं हूं, तेरे बापू हैं। कल को हम लोग नहीं रहेंगे तो किसके सहारे रहेगी? मैं रह लूंगी, मगर ब्याह नहीं करूंगी। अंजलि किसी भी तरह से मां की बात मानने को तैयार नहीं थी। श्यामा ने तो अंजलि के मानने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। इधर जब से गोविंद के खेतों पर एक बार आग लगी थी, तब से गोविंद रात में सोने से पहले एक चक्कर खेतों की ओर जरूर देख आता था। कभी कभी वह खुद ना जाकर संदीप से कहता था कि वह देख आए। एक दिन ऐसा ही हुआ। संदीप रात को खेतों को देखने गया। जब वह वापस जाने लगा तो रास्ते में उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देने लगी। संदीप उस रास्ते से ना जाकर धर्मपाल ठाकुर के खेतों के रास्ते से घर की ओर जाने लगा। वह जैसे ही धर्मपाल ठाकुर के गन्ने के खेतों के पास से गुजरा, तभी वहां पर उसे कुछ लोगों के बातें करने की आवाज आई। उनकी बातों में अंजलि का नाम आने पर संदीप ने धीरे से खेत में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया। विक्रम, बलिया और बबलू आराम से बैठे शराब पी रहे थे। उनके पास शराब की बोतलें पड़ी थीं। विक्रम तो बहुत नशे में नहीं दिख रहा था, मगर बलिया और बबलू दोनों ज्यादा नशे में थे। संदीप धीरे से वहीं खेतों की आड़ लेकर उनकी बातें सुनने लगा। वाह विक्रम भैया, तुमने तो सारा मामला ही पलट दिया। अरे हम तो कहते हैं भैया, अंजलि के ब्याह से पहले ही मार दिया होता उस देवेश को। इतने दिन के बाद यह करने से क्या मिला? बबलू लटखटाती आवाज में विक्रम से कह रहा था। तू बेवकूफ है एक नंबर का।
तूने देखा नहीं था गोविंद के खेतों पर आग लगाने का मामला कितना उछला था। बात पुलिस तक पहुंच गई थी और पिताजी तो मुझे गांव में रुकने ही नहीं दे रहे थे। अगर उसी समय मैं यह करता तो सबको मेरे ऊपर शक हो जाता, विक्रम बोला। कैसा शक विक्रम भैया? बबलू ने बड़े आश्चर्य से पूछा। अरे वह देवेश तो 2 सालों से नदी में नहाने जाता था। कोई यकीन ना करता कि वह डूबकर मरा होगा, लेकिन इतने सालों के बाद जब यह घटना हुई तो लोगों को मजबूरी में यह मानना ही पड़ा कि खुद डूबकर ही मर गया। इसीलिए तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि किसी को पता ना चलने देना कि मैं उस दिन गांव आया था। कहते हुए विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। बलिया और बबलू भी हंस रहे थे। लेकिन भैया, वह बड़ा ताकतवर था। हम 3 मिलकर भी उसे पानी में नहीं घसीट पा रहे थे। मुझे तो एक बार को लगा कि वह बाहर ही निकल जाएगा और डर सा लगा, लेकिन किसी तरह से उसकी सांसें रुकी, तब जाकर कलेजे को ठंडक पड़ी। साला बहुत कूद रहा था ना। उसके खेतों में आग लगा दिया तो वही गांव वालों को लेकर थाने में गया था। विक्रम गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। ठीक है भैया, तुमने तो अपने रास्ते का सारा कांटा ही निकाल दिया। उस अंजलि के बच्चे तक को नहीं बख्शा, उसे भी नदी में फेंक दिया। पर बच्चे की लाश गांव वालों को नदी में मिली कैसे नहीं? बलिया ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अभी छोटा सा बच्चा था, बहकर आगे निकल गया होगा, बबलू बोला। क्या बताएं, अंजलि शादी के लिए अब भी तैयार नहीं है। मेरे प्यार को समझती ही नहीं। मैंने वह भी किया जो नहीं करना चाहता था। तुम दोनों के जरिए मुझे गांव वालों के सामने अपने और अंजलि के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलवानी पड़ी, जिससे वह इतनी बदनाम हो जाए कि उसके पास मुझे अपनाने के सिवा और कोई चारा ही ना बचे। उसके मां बाप से भी बात कर ली, इतना सब कुछ किया। विक्रम हताश होता हुआ बोला। यह सब सुनकर संदीप का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने मुंह को खुद ही अपने दोनों हाथों से दबा रखा था। वह धीरे से वहां से आगे बढ़ा। संदीप भागकर अंजलि से सब कुछ बताना चाहता था। उसके साथ कितनी साजिश हुई है जिससे वह अनजान है। लेकिन जैसे ही वह भागा, विक्रम को कुछ शंका हुई। वह जल्दी से उठकर गन्ने के खेत से बाहर निकला। विक्रम ने देखा कोई भाग रहा है। विक्रम चिल्लाया, पकड़ो उसे। तीनों ने दौड़कर संदीप को पकड़ लिया। यह तो संदीप है, चुपके हमारी बातें सुन रहा था, कहां जा रहा था भागकर? विक्रम ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, हम अंजलि भाभी को सब बताएंगे। तुमने जो गंदा खेल खेला उन्हें भी पता चलना चाहिए। संदीप निडरता से अपने को छुड़ाता हुआ बोला। अच्छा बताएगा, पकड़ो इसे। बलिया और बबलू ने नशे की हालत में ही लड़खड़ाते हुए उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। तभी विक्रम ने जेब से चाकू निकाल लिया। चाकू देखकर संदीप घबरा गया। विक्रम ने बड़ी बेदर्दी से संदीप के पेट में चाकू घोंप दिया। संदीप वहीं पर चीख कर गिर पड़ा। उसके गिरते ही विक्रम ने कहा, भागो यहां से, नहीं तो कोई आ गया तो देख लेगा। तीनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, तब तक संदीप किसी तरह उठकर वहां से भागने लगा। विक्रम ने अचानक जब संदीप को भागते देखा तो वह उसके पीछे दौड़ा। बलिया और बबलू ज्यादा नशे में थे और भाग नहीं पा रहे थे। संदीप थोड़ा आगे निकल चुका था। भागते हुए वह अंजलि के घर पहुंचा। श्यामा और शंकर गहरी नींद में सो रहे थे। अंजलि को नींद नहीं आ रही थी तो वह जागी हुई थी। संदीप ने दरवाजा खटखटाया। अंजलि ने जैसे ही दरवाजा खोला, संदीप उसके आगे गिर पड़ा। विक्रम परेशान होकर संदीप को ढूंढते हुए अंजलि के घर की ओर बढ़ा। नशे में होने के कारण वह सही से भाग नहीं पा रहा था। जब थोड़ी देर में अंजलि के घर के पास पहुंचा तो देखा वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। विक्रम बहुत डर गया। वह तेजी से वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर विक्रम के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संदीप ने क्या कहा होगा, क्या नहीं। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले अभी इकट्ठा होकर उसके घर आते ही होंगे। अगले दिन सुबह तक जब कोई हलचल ना हुई तो विक्रम ने बलिया और बबलू को पता करने भेजा। दोनों पता करके आए तो बताया, सब ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं है। वह साला संदीप तो शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर ही खत्म हो गया था, किसी से कुछ नहीं कह पाया। बबलू ने हंसते हुए कहा। सच कह रहा है बबलू, सही से पता किया है? विक्रम ने ऐसे पूछा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। सच कह रहा हूं भैया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा।
गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं कि आखिर किसने मारा होगा उसे। पुलिस वाले तो शंकर से भी पूछताछ कर रहे थे कि आखिर संदीप उसके घर क्यों आया था। शंकर बड़ा परेशान है। चलो, ये तो तुमने बढ़िया खबर सुनाई। सहानुभूति जताने के बहाने शंकर के घर जाने का एक बहाना भी मिल गया। थोड़ी देर बाद विक्रम शंकर के घर पहुंच गया। संदीप की हत्या से एक बार फिर गांव में तूफान सा आ गया था। हर आदमी की जुबान पर उसी का जिक्र था। थाना कचहरी सब हो गया, मगर किसी को कुछ पता ना चला, और अगर कुछ पता चलता भी तो सब कुछ तो पैसे वालों की मुट्ठी में ही होता है। शंकर के घर पहुंचने के बाद विक्रम को पता चला कि संदीप की हत्या से अंजलि को बहुत सदमा लग गया था। वह बहुत बीमार थी। शंकर अंजलि को इस हाल में देखकर बड़े परेशान थे। ऊपर से पुलिस का चक्कर अलग था, क्योंकि सुबह संदीप शंकर के घर पर ही आकर मरा था। इसीलिए बार बार पुलिस शंकर को ही परेशान कर रही थी। विक्रम को यहां भी अच्छा बनने का मौका मिल गया। उसने शंकर के साथ थाने में जाकर शंकर की पैरवी की और कहा कि शंकर को परेशान ना करें, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब शंकर एक और एहसान से लद गया था। विक्रम फिर किसी ना किसी बहाने से अंजलि के घर आने लगा। अब धीरे धीरे अंजलि भी विक्रम से बात करने लगी थी। विक्रम से पहले की तरह नफरत नहीं करती थी, वह भी उसके आने की राह देखती थी। अंजलि का यह रूप देखकर विक्रम बहुत खुश था। अंजलि को पाने के लिए ही तो उसने जाने कितने अपराध कर डाले थे। अंजलि का विक्रम के साथ बदलता व्यवहार देखकर विक्रम ने फिर एक बार सीधे अंजलि से ही शादी के विषय में पूछा, तो इस बार अंजलि ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। विक्रम को तो मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई। विक्रम ने उसी दिन मां से बात की, पर कमला ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज होने लगी। बेटा, मैंने तुझे बार बार बता दिया कि यह नहीं हो सकता, तेरे पिताजी तो कभी नहीं मानेंगे। मगर विक्रम ने मां को तरह तरह से मनाने की कोशिश की। आखिरकार कमला बेटे की जिद के आगे झुक गई और उसने एक बार फिर धर्मपाल ठाकुर से इस संबंध में बात की। धर्मपाल ठाकुर यह सुनकर एकदम बिगड़ गए। तुम लोग पूरे गांव में मेरी हंसी कराना चाहते हो क्या? कमला ने जब विक्रम से बताया कि उसके पिता कहीं से भी इस रिश्ते को नहीं मान रहे, तब विक्रम ने फिर से अपना वही नाटक शुरू किया। उसने कमला से साफ कह दिया कि अगर अंजलि से उसकी शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। यह सुनकर धर्मपाल ठाकुर भी परेशान हो गए। आखिरकार थक हार कर उन्होंने हां कर दी, मगर उस दिन से उन्होंने सोच लिया कि वह विक्रम से कभी भी बात नहीं करेंगे। विक्रम को भी बस पिता की हां सुननी थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने खुशी से हां कही है या मजबूरी में। उसे सिर्फ अपनी खुशियां ही प्यारी थीं। जल्दी ही शादी का दिन भी तय हो गया। इस शादी को लेकर गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। देवेश की मां माया को जब यह पता चला तो उसने भी अंजलि और उसके घर वालों को बहुत बुरा भला कहा। वह तो उनके घर तक लड़ने पहुंच गई, मगर श्यामा भी कम नहीं थी। उसने उसे फटकार कर वापस भगा दिया। अंजलि को तो अब किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंजलि और विक्रम की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। विक्रम और अंजलि की शादी हो गई। विक्रम के अलावा इस शादी से शायद ही कोई खुश था। बस सबने एक समझौता किया था। शंकर भी गांव वालों की उल्टी सीधी बातें सुनने की वजह से बहुत खुश नहीं था। बस बेटी की खुशी के पीछे मजबूर होकर उसने यह शादी हो जाने दी। इधर कमला का भी यही हाल था। बस बेटे के प्यार में शादी के लिए तैयार हो गई और इसीलिए उसे शादी में लगे भी रहना पड़ा। लेकिन धर्मपाल ठाकुर इस शादी के हर काम में बिल्कुल दूर थे। उन्होंने सिर्फ शादी पर किए हुए खर्च के पैसे दिए और उसके सिवा उन्हें कोई मतलब नहीं था। विक्रम तो इतना खुश था कि उसे अब भी यकीन नहीं होता था कि अंजलि अब उसकी हो चुकी है। अब फिर से पहले जैसे साथ श्रृंगार करके रहने लगी थी। विक्रम उसके रूप को निहारता ही रह जाता था। विक्रम को अब अंजलि के सिवा कुछ नहीं सूझता। अंजलि भी बहुत खुश थी। वह भी विक्रम से बहुत प्रेम करने लगी थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ महीनों बाद अंजलि के मां बनने की खबर से घर में खुशियां फैल गईं। कमला तो दादी बनने की खबर सुनकर बहुत खुश थी, मगर धर्मपाल ठाकुर ने कोई खुशी नहीं जताई। हालांकि उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ी थी,
मगर उन्होंने उसको व्यक्त नहीं किया। फिर कुछ महीनों बाद अंजलि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने पर अंजलि और विक्रम दोनों का परिवार बहुत खुश था। धर्मपाल ठाकुर ने भी अपना गुस्सा भूलकर बच्चे को गोद में ले लिया और बहुत प्यार करने लगे। एक दिन अंजलि ने विक्रम से कहा, मैं इस बच्चे के आने की खुशी पूरे गांव वालों के साथ बांटना चाहती हूं। विक्रम के लिए तो अंजलि की हर इच्छा सबसे ऊपर थी। वह भी चाहता था कि उसके बच्चे की खुशी सबके साथ बांटी जाए। उसने तुरंत कमला से इस बारे में बात की। धर्मपाल ठाकुर का पूरा घर आज खूब सजाया गया था। बच्चे के जन्म की खुशी में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। गांव के सभी लोगों का खाना उस दिन धर्मपाल ठाकुर के घर पर ही था। शंकर और श्यामा भी आए थे। गोविंद भी मजबूरी में धर्मपाल ठाकुर के बुलावे पर आया था, जबकि माया ने उसे जाने से बहुत मना किया था। चारों तरफ गाना बजाना हो रहा था। औरतें अलग महफिल सजाए ढोलक पर नाच गाना कर रही थीं। अंजलि जब बच्चे को लेकर नीचे उतरी तो सभी लोग उसे निहारते ही रह गए। बढ़िया सा श्रृंगार और सुंदर लाल साड़ी में अंजलि पूर्णिमा के चांद जैसी खूबसूरत दिख रही थी। विक्रम तो अंजलि और अपने बच्चे को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे तो दुनिया की हर खुशी मिल चुकी थी। अंजलि अचानक सबके सामने विक्रम के पास आकर बोली, विक्रम, तुम्हें मुझसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार है ना? विक्रम इस तरह के सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह तुरंत बोला, हां, तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसी तरह देवेश और आदित्य मेरी जिंदगी थे। देवेश मेरे बचपन का साथी था, मेरा पति था। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती थी, जिसे तूने और तेरे साथियों ने नदी में डुबोकर मार दिया था। अंजलि जोर से चिल्लाकर बोली। अंजलि के मुंह से यह सब सुनकर विक्रम के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अंजलि फिर बोली, और अपने इस बच्चे से बहुत प्यार करता है ना तू, जिसको इस दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो सोच, मैं अपने 2 साल के आदित्य से कितना प्यार करती रही होंगी। उसे भी तूने नदी में फेंक दिया था ना? अंजलि की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होते जा रहे थे। सब लोग विक्रम को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। धर्मपाल ठाकुर की आंखों में भी खून उतर आया था। विक्रम घबराता हुआ सबकी ओर देखकर बोला, नहीं, यह सब गलत है। फिर अंजलि की ओर देखकर पूछा, अंजलि, यह सब तुमसे किसने कहा? उसी ने कहा जिसे तूने चाकू मारा था, संदीप, अंजलि ने चीख कर कहा। तो विक्रम सन्न रह गया। अंजलि फिर बोली, हां, संदीप ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन गांव वालों को कुछ बताने से पहले ही उस बेचारे की सांसें बंद हो गईं। यह सब सुनकर विक्रम ने अपना सिर पीट लिया। अंजलि ने फिर सबको बताया कि अंजलि और विक्रम का नाम लेकर जो गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाई गई थीं, वह भी विक्रम की साजिश थी। उसने विक्रम और उसके साथी बबलू और बलिया की सारी करतूत गांव वालों को बताई। पर बिटिया, जब तू यह सब जान गई थी तो फिर तूने इस धूर्त से ब्याह क्यों किया? श्यामा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मां, मैं इसे वही सब दुख देना चाहती थी जो इसने मुझे दिया था। मैं चाहती थी तो यह बात बहुत पहले कह सकती थी, लेकिन मुझे इससे अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेना था। फिर अंजलि ने सब गांव वालों की तरफ देखकर कहा, इसी ने मारा था मेरे देवेश और आदित्य को पानी में डुबोकर। पूछो इससे, और पूछो इस बलिया और बबलू से। अंजलि बलिया और बबलू की तरफ भी इशारा करते हुए बोली। बलिया और बबलू जो कुछ देर पहले वहां नाच रहे थे, अब डर कर चुपचाप खड़े थे। फिर अंजलि बच्चे को गोद में लिए हुए भीड़ से थोड़ा आगे निकलती हुई बोली, बहुत दुख और अपमान सहा है मैंने इस विक्रम के पीछे। अब आज के बाद यह वही दुख और अपमान सहकर पूरा जीवन बिताएगा। तू कहना क्या चाहती है बिटिया? शंकर कुछ समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, अंजलि की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। तूने जो किया है विक्रम, वह माफी के काबिल नहीं। तूने जितने दुख मुझे दिए, आज उन सब का हिसाब लूंगी। आज से तुझे पता चलेगा कि अपने प्यार और अपने बच्चे के बिना जीना क्या होता है। आज के बाद तू पूरी जिंदगी सजा भुगतेगा। कहते हुए अंजलि धीरे धीरे आगे बढ़ी और घर के अहाते के अंदर कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। यह बहुत गहरा कुआं था।
विक्रम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अंजलि करना क्या चाहती है। वह अंजलि की ओर बढ़ा। शंकर और गांव के कुछ लोग और भी लोग अंजलि की ओर बढ़े, लेकिन तभी अंजलि ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई मेरे नजदीक आया तो मैं बच्चे को कुएं में फेंक दूंगी। डर कर सब लोग दूर हट गए। फिर वह विक्रम की ओर देखकर बोली, डुबाकर मारने का बहुत शौक है ना तुझे विक्रम? अब देख, आज मैं तेरी खुशियों को डुबाने जा रही हूं। कहते हुए अंजलि बच्चे को गोद में पकड़े हुए ही कुएं में कूद गई। अंजलि, अंजलि! विक्रम पुकारता हुआ कुएं के पास आ गया। वह पागलों की तरह चीखता रहा जब तक कोई कुछ समझ पाता और रस्सी लाकर अंजलि और बच्चे को बाहर निकाला जाता। तब तक अंजलि और उसके बच्चे की सांसें बंद हो चुकी थीं। विक्रम चीख चीख कर रो रहा था। आज उसकी सारी खुशियां छिन गई थीं। शंकर और भी जोर जोर से रो रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। कमला की आंखों में भी आंसू थे, पर विक्रम की इस दशा पर उसे जरा भी दया नहीं आई। आज अपने प्यारे बेटे को देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। धर्मपाल ठाकुर एकदम शांत थे। वह सीधे थाने की ओर चल दिए, अपने बेटे के कुकर्मों को बताने के लिए। प्यारे साथियों, यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जो हमें इस जीवन की सबसे गहरी सीख देती है। पाप कभी छुपता नहीं और अन्याय का अंत हमेशा विनाश ही होता है। विक्रम ने अपनी लालसा और झूठे प्रेम के लिए जो खेल खेला, उसमें उसने दो मासूम जानों की बलि चढ़ाई, एक सच्चे पति देवेश की और एक मासूम बच्चे आदित्य की। उसने प्रेम को जबरदस्ती, स्वार्थ और साजिश की मिट्टी में गाड़ दिया, लेकिन नियति ने उसे वैसा ही दर्द वापस लौटाया, उतना ही तीखा, उतना ही गहरा। सच्चा प्रेम कभी किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करता। सच्चा प्रेम बलिदान देता है मगर छीनता नहीं। विक्रम ने जिस प्रेम की दुहाई देकर अंजलि को पाने की कोशिश की, वह दरअसल एक अंधा मोह और जिद थी। और जब प्रेम के नाम पर अपराध किए जाते हैं तो उसका परिणाम केवल और केवल त्रासदी होता है। अंजलि ने चुपचाप सहा, पर उसने अपनी चुप्पी को सबसे करारा जवाब बना दिया। उसने विक्रम को वही दुख दिया जो वह खुद झेल चुकी थी, अपने सबसे प्रिय को खोने का दुख। यह बदला नहीं था, यह न्याय था, आत्मा का न्याय। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सच कभी भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। जो अन्याय करता है उसे एक दिन उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। झूठे रिश्तों की बुनियाद पर बने महल अंततः ढह ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्यार जबरदस्ती से नहीं पाया जा सकता। प्यार अर्जित करना पड़ता है, वह छीनने की चीज नहीं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब एक चुप इंसान बोलता है तो सारा झूठ चकनाचूर हो जाता है और अंत में किसी की दुनिया उजाड़ कर अपना घर बसाने वाले इंसान को अंत में ताम्र उजाड़ ही रह जाना पड़ता है। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।